नमस्कार। मैं हरिदत्त स्टडी बेस सक्सेस पॉइंट में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों से मैंने एक वादा किया था और आपको आश्वासन दिया था कि क्लास आप लोगों को निरंतर मिलती रहेगी, उसी का पालन करते हुए मैंने सोचा कि जिस अभियान की हम लोग शुरुआत किए हैं वो अभियान निरंतर चलते रहना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एमसीक्यू जो आपको करवाता हूं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, उनको लेकर के मैं आता हूं और उसके बारे में उत्तर करके आपको बताता हूं। तो उन सब सारी बातों को ध्यान में रख करके मैं आपको सभी अन्य क्लासों की तरह यहाँ पर भी आपको कुछ चुने हुए प्रश्न लेकर के आया हूँ। और इसमें जो है कि क्लास का नियम ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ और फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि प्रश्न जब मैं आपके सामने रखता हूँ तो आप उस प्रश्न को देखते हो, सोच समझ करके आप लोग उत्तर देते हो और इसके बाद मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। और उसमें मैं आपसे बताता हूँ कि व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, अगर व्याख्या आपके पास सही ढंग से आती है तो निश्चित रूप से जो है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप देने में अपने आप को सक्षम पाओगे। तो आइए जरा मैं आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रश्न को रखूँगा, फिर आप लोग उसको उत्तर दीजिएगा, फिर उसकी व्याख्या मैं करके आपको बताऊँगा। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं और उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रहेगी, फिर व्याख्या करके मैं आपको बताऊँगा। तो आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमसे क्या करा है और इसका सही उत्तर क्या है। आइए जरा आगे चलते हैं। आज के पहले प्रश्न पर देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितने पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2500 की मनसबदारी, 3000 की मनसबदारी, 4000 की मनसबदारी या 5000 की मनसबदारी। तो सबसे पहले प्रश्न को आप लोग देखिए और उसका आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा और उस पर्याप्त टाइम को देख करके आप लोग उत्तर दीजिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। आपको ध्यान देना कि जहांगीर के बारे में पूछ रहा है तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो, यहाँ से आप लोग उसका उत्तर दीजिए, फिर इसकी व्याख्या मैं आपको करके बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। वैसे आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिल गया होगा, अपने अपने उत्तर को आप लोग दे दिए होंगे। अब आइए मैं इसके बारे में व्याख्या आपको करता हूं और आपको इसकी व्याख्या करके बताता हूं कि माजरा क्या है। इसमें देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अर्थात 2500 जो है कि इसका जो है कि मनसबदारी उसने प्रदान किया था। माजरा क्या था, आइए जरा देखते हैं कि इसमें इस माजरे को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसका पूरी घटना क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर जो है, जहांगीर अकबर के काल में आप देखेंगे विद्रोह कर दिया था। अकबर के काल में अगर आप देखेंगे तो ये विद्रोह कर दिया था। चूंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो अकबर अपने अंतिम अवस्था में है और अपने अंतिम अवस्था में होने के कारण उनके शहजादे के द्वारा उनके खिलाफ विद्रोह करना ठीक उचित नहीं लग रहा था। और यही कारण है कि अकबर सोच रहा था कि भाई ये ज़्यादा आतुर बना हुआ है कि मतलब मैं बादशाह बनूं। तो वो अबू फजल से, उस समय दक्षिण में अबू फजल साहब थे और उनको उनसे आश्वासन, उनको जो है कि अकबर उनसे वार्ता करता है
और कहता कि एक काम करो कि तुम आओ और इस बेवकूफ़ को समझाने की कोशिश करो। कब मेरी अंतिम अवस्था है, मैं बादशाहियत की पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और इसको समझाओ कि अब अंतिम अवस्था है, कुछ इस प्रकार की हरकत न करे जिससे राज्य को खतरा उत्पन्न हो। लेकिन था तो निकम्मा ये। जब उधर से आप देखते हैं कि दक्षिण भारत से की ओर से जब अबू फजल साहब इसको समझाने के लिए आते हैं, अबू फजल समझाने के लिए जब इसको आते हैं, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसने क्या किया? वीर सिंह बुंदेला, सिंह देव बुंदेला के द्वारा इसने क्या कर दिया कि अबू फजल की हत्या करवा दी। अबू फजल की इसने क्या किया? हत्या करवा दी। इससे अकबर काफ़ी नाराज हुए थे, और एक बार तो उनके दिमाग में आया कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन सलीमा के समझाने के बाद, क्योंकि राजनीति का एक हिस्सा होता, समझाने के बाद थोड़ा इसके प्रति नरम थे, और यही कारण है कि अकबर चाहते थे कि मेरे मरने के बाद ये बेवकूफ़ बादशाह ना बने, बल्कि मेरे मरने के बाद खुर्रम, अरे मेरे मरने के बाद जो खुसरो है वो बादशाह बने, क्योंकि वो मान सिंह का भांजा भी था। लेकिन जैसा कि आप जानते कि बाद में इसने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद जब 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हो जाता है, तो ये गद्दी पर आसीन होता है। तो गद्दी पर आसीन होने के बाद इसने बख्शीश के रूप में वीर सिंह बुंदेला को 2500 की मनसबदारी देकर के उसको सम्मानित किया था। और इस प्रकार से आपको वहीं से सवाल आपका पूछा गया था। अब मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। जब कभी मैं अकबर को पढ़ाऊँगा तो उस समय इनके बारे में चर्चा एक बार फिर करूँगा, थोड़ा विस्तार से करेंगे हम लोग। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं, और देखते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है और इसमें इसका सही उत्तर क्या है। कह रहे कि महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। आपको बताना ये है, महदवी आंदोलन का जो अगुवाई शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई कर रहे थे, उनका उत्पीड़न किसके काल में हुआ था। महदवी आंदोलन एक मुस्लिम रिफॉर्म आंदोलन था। शेर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज़रा सभी लोग इसके बारे में चर्चा करके मुझको बताएं और इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि आप लोगों से कि जो मैं आपको सुबह की जो क्लास है इसमें आपको ये मिलेगी, और इसमें जो है कि जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको चाहे तो यह जो नियमित क्लास आपको है शाम को, वो आप देखते हैं कि शाम को 9 बजे आपको मिलती है और इसके 8 बजे मिलती है, सुबह 9 बजे क्लास चलती है। तो जो बच्चे इसमें नए हैं उनसे मेरा निवेदन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और इससे क्या है कि आपको इस चैनल को थोड़ी सी शक्ति मिलेगी और धीरे धीरे हम लोग शक्ति अर्जित करके एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को महदवी आंदोलन और उसकी अगुवाई कर रहे दोनों नेताओं के बारे में पता हो गया, आपका उत्तर आ गया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो इस्लाम शाह सूरी है। मैंने आपको बताया कि जो सूरवंश था, तो आप देखेंगे कि जब शेर शाह सूरी का देहांत हुआ तो शेर शाह सूरी के देहांत के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर आसीन हुआ। बाद में आप देखेंगे कि इसके बाद जो है कि धीरे धीरे शेर शाह सूरी के पतन के बाद या उसके मरने के बाद सूर राजवंश का धीरे धीरे पतन होगा, और उन्हीं के इस्लाम शाह के शासनकाल में शेख अलाई और शेख अब्दुल्ला नियाजी के काल में महदवी आंदोलन चला था, और इनको कठोरता से इसका दमन किया गया। और उसी संदर्भ में आपसे सवाल यहाँ से पूछा गया था। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के
तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था। यानी आप देखेंगे कि जो बुंदेला के खिलाफ जो है कि सैन्य अभियान, चूँकि अभी आपने पीछे देखा था, सबसे बड़ी बात है कि जहांगीर का जिनसे अच्छा संबंध था शाहजहां, चूँकि आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों के द्वारा हत्या करवाई गई थी। किसकी? अबू फजल की। तो एक तो आप देखोगे कि वो अंदर से बिल्कुल उसके अंदर पीड़ा थी और उसी का एक प्रकार से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की गई थी। तो उसी में पूछ रहा है निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था। औरंगजेब को नहीं भेजा था, दारा सिकों को नहीं भेजा था, मोहम्मद खां को नहीं भेजा था, अब्दुल्ला खां को नहीं भेजा गया था। जरा सभी लोग इसकी जो है कि एक बार उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद इसको मैं आपको इसके बारे में इसकी उत्तर बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर बताते चलें। सभी लोग उत्तर बताएं इसका कि इसका सही उत्तर क्या है। फिर बाद में इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सही व्याख्या क्या है। आइए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसका सही उत्तर आ गया होगा। जितने लोगों को प्रश्न का उत्तर देना होगा सभी लोग उत्तर दे दिए होंगे। आइए इस तीसरे प्रश्न की व्याख्या मैं आपसे करता हूं और आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर आपका बी अर्थात दारा सिको है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब बुंदेलों के द्वारा अबू फजल की हत्या की गई थी, जो पीछे अभी मैंने आपको व्याख्या की, तो उसी से जो है कि एक प्रकार से देखा जाए तो शाहजहां जो था वो इन लोगों से खफा था और इनके खिलाफ कई लोगों ने सैन्य अभियान किया था। अंत में आप देखेंगे कि इन लोगों के खिलाफ सैन्य अभियान करके इनको पराजित किया गया और इसके बाद देखेंगे कि उसको क्षेत्र पर कब्जा जो है कि शाहजहां का हो गया और उसमें जितने भी सैन्य, इन तीनों के सैन्य नेतृत्व में किए गए थे लोग, लेकिन दारा सिकों को इस अभियान में नहीं भेजा गया था। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के चौथे सवाल पर विचार करते हैं और देखते हैं कि इसमें चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, उसकी सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि भूराजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था महाल ए जागीर, महाल ए खालसा, महाल ए पैबाकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जरा आप लोग मुगल काल की भूराजस्व व्यवस्था के बारे में एक बार सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि ये आखिर माजरा ये पूरा क्या है और कैसे इसको हम लोग समझने की कोशिश करें और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो ज़रा सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो इसमें आइए ज़रा देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका मतलब है कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। अब आइए इसका उत्तर मैं आपको देता हूं, इसमें क्या है। इसका सही जो उत्तर आपको है कि जो भूमि आरक्षित कर ली जाती थी उसको हम महाल ए पैबाकी के नाम से जानते थे। जब आप मुगल काल की जागीर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, मुगल काल की जागीर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो उस जागीर व्यवस्था के बारे में जब मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। 3 प्रकार की भूमियों की, जागीरों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। एक तो है आपकी महाल ए खालसा, महाल ए खालसा। ये आप देखेंगे कि सरकारी भूमि हुआ करती थी और इसी सरकारी भूमि से क्या करते थे, जागीरों का आवंटन किया जाता था। जागीर का जो आवंटन है वो इसी से किया जाता था। दूसरी थी महाल ए जागीर, महाल ए जागीर थी। और आप देखेंगे कि जब किसी भी मनसबदार को यह जागीर आवंटित कर दी जाती थी, जागीर आवंटित कर दी जाती थी,
तो उसी को महाल ए जागीर के नाम से जानते थे। लेकिन किसी के मरने के बाद जब उस जागीर को लेकर के आरक्षित कर लेते थे, यानी उसको रख लेते थे और किसी को आवंटित नहीं करते थे, किसी को आवंटन जब नहीं किया जाता था तो उसी को महाल ए जागीर के नाम से जानते थे। यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब भूमि को आरक्षित कर लिया जाता था, यानी रख लिया जाता था, तो उसको किस नाम से जानते थे? उसको महाल ए पायवाकी के नाम से हम जानते थे। अरे सॉरी, यहाँ हो गया, गलती हो गई। महाल ए पायवाकी के नाम से इसको जानते थे। महाल ए जागीर तो यहाँ हो गया, महाल ए जागीर है, तो महाल ए पायवाकी, महाल ए पायवाकी वाकी के नाम से इसको जानते थे। यही आपसे सवाल आपसे पूछ रहा है। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 5वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। आइए जरा देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। 5वां प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में से अकबर ने किसे मुल्तान का नियुक्त किया था? यानी जितने भी चित्रकार आपको थे, ये चित्रकार दिया है, अब्दुल सम्मद दसवंत को दिया है, बसावन को दिया है, मीर सैयद अली को दिया है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा चित्रकार था जिसको मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। सोचिए, समझिए, इत्मीनान से इसको देखिए, फिर इसका उत्तर मुझको अब बताइए। वैसे अगर आपको इसके बारे में पिछली क्लासों में मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ, तो शायद अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसका उत्तर आप लोगों को बहुत आराम के साथ मिल जाएगा, बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रा सभी लोग अपने ज्ञान और तजुर्बे के आधार पर इसको देखने की कोशिश करें और मुझको आप बताइए कि क्या आपका जो है कि ज्ञान इस पर क्या कह रहा है। तो सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, सभी लोग। सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसका सही व्याख्या क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर आ चुका होगा। आइए जरा मैं इसको देखता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। इसका सही और सटीक उत्तर के बारे में देखा जाए तो इसका सबसे सही और सटीक जो उत्तर है वो अब्दुल सम्मद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं कभी इसके बारे में चर्चा करता हूँ और आपको जब इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो दोनों चित्रकार हैं जो ना, मीर सैयद अली तबरेज़ी और अब्दुल सम्मद, जब देखते हैं कि हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए जब आप देखते हैं कि ईरान के शासक के पास जाता है, ईरान के शाह के पास पहुंचता है, तो वहाँ पर कई शर्तों में समझौता वो उनसे कर लेता है और कई शर्तों पर समझौता करने के बाद जब उसको मौका मिलता है और देखता है कि जब शेर शाह सूरी का देहांत हो गया, शेर शाह का, तो उसको समझ में आ गई कि मृत्यु के बाद इसको समझ में आ गया कि फिर से हिंदुस्तान की सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि उसने क्या किया था कि फिर भारतवर्ष आता है, और जब भारतवर्ष आता है तो ईरान से 2 चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आता है। ईरान से 2 चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आता है और उसमें आप देखते हैं कि अब्दुल सम्मद साहब थे, अब्दुल सम्मद साहब थे, सम्मद थे, दूसरे मीर सैयद अली तबरेज़ी थे, मीर सैयद अली थे, और दोनों को लेकर के आता है। और मैं आपको बताता हूं कि कई बार सवाल आपसे पूछा गया है कि अमीर ए हमजा या हमजनामा का विकास किया गया था या एक चित्रकारिता पर आधारित पुस्तक थी। तो ये दोनों का जो कद काठी थी वो बहुत ही मजबूत थी और काफ़ी ताकतवर थे और अकबर इनसे काफ़ी प्रभावित था। और अकबर प्रभावित होने के बाद न केवल इनको
मुल्तान का इसने दीवान नियुक्त किया, न केवल इनको क्या किया, मुल्तान का दीवान नियुक्त किया, बल्कि उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनको टकसाल का प्रमुख भी बनाया था। यानी टकसाल जहाँ से सिक्का छप निकलता था उसके प्रमुख के रूप में भी बनाया था। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछता है कि मुल्तान का दीवान, कभी बोलता है कि टकसाल का प्रमुख, तो दोनों उत्तर आपको मिल गया। और मैंने कहा कि अकबर जो है कि इनसे बहुत अधिक प्रभावित था और इसी कारण है कि बहुत विश्वासपात्र व्यक्ति थे, इसीलिए इनको क्या किया था, न केवल दीवान बनाया बल्कि उसके साथ साथ आप देखेंगे टकसाल का प्रमुख भी बनाया था। इसका मतलब है कि आज के 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर आपके सामने आया वो अब्दुल सम्मद के बारे में आया। इसका मतलब है कि इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिला होगा। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आज के 6वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल हमसे पूछ रहा है। आ गए शिवाजी साहब और देखते हैं कि शिवाजी महाराज की क्या कंडीशन है। कह रहा है कि कृषि उत्पाद में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था। यानी आपको बताना है कि जो मराठा भू प्रशासन व्यवस्था थी खास तौर से शिवाजी के काल में, उसमें आपसे पूछ रहा है कि शिवाजी भू राजस्व का कितना हिस्सा लेते थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि 16%, ऑप्शन बी कह रहा है कि 25%, ऑप्शन सी कह रहा है कि 30%, ऑप्शन डी कह रहा है कि 40%। आपको अपने ज्ञान के आधार पर इसको देखना है, तौलना है, सोचना है, समझना है, फिर आपको इसके उत्तर देना है। तो सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए, गंभीरता से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, इत्मीनान से सोच के आप दीजिए कि शिवाजी महाराज भू राजस्व का कितना % हिस्सा लेते थे। और इसके बाद जब आप लोगों का उत्तर आ जाएगा तो मैं इसकी व्याख्या करके आपको बता दूंगा। जो आपके मन में शंका होगी, जो आपके मन में दुविधा होगी, उस शंका और दुविधा का मैं आपको अंत कर दूंगा। तो चला सोचिए और इसका उत्तर बताइए आप लोग, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। ठीक है, आराम से दीजिए। फिर से मैं एक बार उन बच्चों से अनुरोध करता हूँ जो बच्चे नए हैं, सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहे, क्योंकि उससे जो है कि हमारे इस अभियान में जो एक हम लोग आगे रणनीति बना रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को सफल कराएं और गंभीरतापूर्वक हम लोग उसका विश्लेषण करके उनका उत्तर दें, तो उसमें जो है कि आपको कहीं न कहीं इसकी बेनिफिट आपको मिलेगी और उसका लाभ मिलेगा, तभी हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर आ गया होगा और आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूं और आपको बताता हूं कि इसका कितना % शिवाजी महाराज लेते थे। इसका जो सही उत्तर आपको है वो है आपको 40%। आपको थोड़ी सी सुविधा के लिए बता दूं कि जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज, अगर हम लोग इनके भू राजस्व के बारे में अगर चर्चा करें, भू राजस्व के बारे में अगर चर्चा करें तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में, यानी जब वो छत्रपति की उपाधि को, यानी जब वैधानिक रूप से शासक या छत्रप नहीं बने थे तब की बात, यानी आप कह सकते हैं कि 1674 के पहले की घटना। ये पहली घटना हम तब देखते हैं और इसके बाद देखेंगे कि आगे चल के जो दूसरी घटना है उनके राज्याभिषेक के प्राप्त करने के बाद, यानी आप कहेंगे कि छत्रप बनने की बात की है। छत्रप बनने की बात की कंडीशन है। आइए जरा देखते हैं कि 1674 के बाद की बात कर रहे हैं मैं आपसे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंतर क्या था। शुरुआत में जब तक छत्रप की उपाधि उन्होंने धारण नहीं किया था तब तक तो उन्होंने, आप देखें, क्योंकि 74 में वो छत्रप की उपाधि, इनका राज्याभिषेक होता है, इसके बाद एक वैधानिक शासक के रूप में वो स्थापित होते हैं। अब इस समय अगर आप देखेंगे तो वो 30% लोगों से लेते थे और इसका मतलब है कि 30% लोगों से चौथ और सौदेवमुखी जो था उनके भू राजस्व का एक प्रमुख आयाम के रूप में था।
तो चौथ सबसे महत्वपूर्ण था, चौथ और स्वदेशमुखी। दूसरी जब आप देखेंगे, जब छत्रक की जब वैधानिक शासक बन जाते हैं तो उन्होंने आप देखेंगे 40%, कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 2/5 भाग, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2/5 दे दे और मैथमेटिक आपकी कमज़ोर हो, उस मैथमेटिक्स का फ़ायदा कोई दूसरा इसमें उठा ले जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई दिक्कत ना हो। तो आपको समझना ये है कि शिवाजी महाराज का यही जो है कि आप देखेंगे कि वैधानिक मानक था ये, क्योंकि जब क्षत्रप नहीं थे तब की बात मैं कर रहा हूं। यानी मतलब शासक तो थे, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि जिसको कानूनी रूप से आप कहिए, यानी कानूनी रूप से उन्होंने राज्याभिषेक तब तक नहीं कराया था। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर राज्याभिषेक करा करके वो क्या करते हैं, छत्रप की उपाधि को धारण करते हैं, छत्रपति शिवाजी बन जाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि उस समय 40% उन्होंने टैक्सेशन को लिया था, राजस्व को लिया था, और इसी के आधार पर उनकी जो पूरी व्यवस्था है वो आप देखते हैं कि चलती रहती है और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। 30% शुरुआत में, कहीं कहीं 33 मिलेगा तो घबराना नहीं आपको है, मानक यही है 30%, 33% नहीं है। बाद में चल के उन्होंने 10% टैक्सेशन को और बढ़ा दिया था। और ध्यान ये देना है कि जब इस व्यवस्था को लागू किए थे तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे करों को समाप्त कर दिए थे और उसको उन्होंने लागू करने की कोशिश किया था। और इसमें आप देखेंगे तो उससे बहुत से जो लोगों के टैक्स चुकाने वालों को फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि बार बार उनको टैक्सेशन की बात नहीं करनी होती थी। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 7वें प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं कि 7वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देख रेख करता था। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो था वो आपको कह सकते हैं कि देख रेख के रूप में आपका काम करता था। कौन कर रहा था, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जो अष्टप्रधान थे। ठीक है, तो अष्टप्रधान के बारे में देखा जाए तो अष्टप्रधान में से 4 अधिकारियों के बारे में आपसे पूछ रहा है, पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत। तो जरा इसको आप लोग उत्तर देखिए कि अष्टप्रधान में कौन ऐसा अधिकारी था जो राजस्व विभाग को देखता था या उसके प्रमुख रूप में था, और उसको आप लोग सोचिए और अष्टप्रधानों पर दिमाग दौड़ाइए और अष्टप्रधानों को देख करके आप मुझको बताइए कि उसमें से कौन ऐसा अधिकारी था जिसने क्या किया था, जो है कि आप इसमें कहेंगे कि राजस्व अधिकारी के रूप में उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ज़रा सभी लोग इसको देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। फिर इसके उत्तर को आपको मैं बताता हूँ कि इसका सबसे सही सटीक उत्तर क्या है, और इसको जो चारों आपको अधिकारी दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा आपसे कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इत्मीनान से देखिए, सोचिए समझिए, फिर इसके बाद उत्तर दीजिए। और इसके बाद अगर आपसे गलती होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग किसी दूसरे का उत्तर देख करके उत्तर मत दिया करिए। क्यों? क्योंकि उससे अगर आप गलती करेंगे तो सीखेंगे नहीं, और अगर आप अपने से गलती करेंगे तो आपको सीखने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा और कभी आपके पास दिक्कत में फंसने की गुंजाइश आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए और सभी लोग उत्तर दीजिए, फिर इसके बारे में इनकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें व्याख्या में क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोग उसका उत्तर दीजिए, सभी लोग दन्व से दीजिए, ताकि दन्व से मैं आपको उत्तर बता दूं कि इसका सबसे सही उत्तर क्या है। वैसे मेरा ख्याल है कि जितने लोगों ने उत्तर देना चाहा होगा उनका उत्तर आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में व्याख्या करके आपको बताता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। आइए जरा देखते हैं कि मैंने कहा कि जब इसमें देखेंगे आप तो मराठा प्रशासन में अगर आप देखेंगे, मराठा प्रशासन की अगर बात करेंगे तो यह पूरा प्रशासन अष्टप्रधानों पर निर्भर था। अष्टप्रधान जो थे इसमें 8 प्रधान थे, तो इस पर क्या था, इसी पर निर्भर था। क्या निर्भर था, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात आप देखेंगे तो पहले करा कि पेशवा, तो यानी इस अष्टप्रधान का जो सबसे प्रमुख अधिकारी था
यानी सबसे प्रमुख अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए, या एक प्रकार से देखिए तो इसका एक अध्यक्ष के रूप में जो काम करता था पेशवा था। बाद में आप देखेंगे कि शुरुआत में शिवाजी के बाद के अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है कि संभाजी तक कुछ और आगे चल करके आप देखेंगे, साहू तक कुछ कह लीजिए, साहू के अंतिम चरण में आकर के आप देखेंगे छत्रप का पद बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल निशक्त हो गया, कमजोर हो गया। और पेशवा बाद में आप देखेंगे ताकतवर हो जाएगा। और यही कारण कि मराठा को पढ़ते समय एक टर्म में हम लोग छत्रप को पढ़ते हैं, दूसरे टर्म में हम पेशवा को पढ़ते हैं। जब बालाजी विश्वनाथ जो है कि आप देखेंगे कि सत्ता में आएंगे तो धीरे धीरे चल करके यह शक्ति काफ़ी ताकतवर हो जाएगी। और पेशवाओं के बारे में हम लोग चल करके उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये क्या था, इसमें देखा था कि प्रमुख अधिकारी के अष्टप्रधानों में सबसे प्रमुख अधिकारी के रूप में या एक प्रकार से कहिए कि पूरी की अध्यक्षता करता था। दूसरी बात करा कि अमात्य, इसी को हम मजमुआदार के नाम से जानते हैं, मजमुआदार के नाम से जानते थे। यही जो था आपका वो राजस्व अधिकारी के बीच में, इसी को हम वित्त मंत्री के नाम से जानते थे, वित्त मंत्री इसी को बोलते थे। तो अगर कभी आपसे ऐसे पूछे कि अष्टप्रधान में या मराठों का वित्त मंत्री कौन था, तो आप कहेंगे अमात्य या मजमुआदार या इसी को वित्त मंत्री के नाम से जानते हैं। शुरूनवीस अगर सचिव अगर देखेंगे तो एक प्रकार का क्या कहेंगे, गृह मंत्री जैसा था। और इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार की पदवी इसको प्राप्त थी। सुमंत या दवीर इसी को बोलते थे। इसका काम क्या था, इसका काम था जो विदेश मंत्रालय था उसके बारे में देखना था। इसका मतलब क्या है कि जो उस समय, अब ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विदेश मंत्रालय देखता था, और ये भी सवाल कई बार आपसे पूछा गया है। इसी को सुमंत या दवीर के नाम से जानते थे। तो इसका मतलब कि सुमंत या दवीर जो है वो कौन था, विदेश मंत्री था। यानी इसका मतलब है कि जितने भी राज्यपाल आते थे और जो दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध स्थापित होना होता है, जैसे आज का जो आप एमएनसी खोलते हैं, एमएनसी क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी विदेश से संबंधित कोई राज्यपाल आया, उसके रहने खाने पीने सारे की व्यवस्था और उसकी देखरेख करने का जो उत्तरदायित्व था वो किसके ऊपर था, इसी सुमंत अथवा दवीर अथवा विदेश मंत्री के ऊपर था। यही सारे विदेश मंत्रालय को देखता था। तो ऐसे भी सवाल आपसे खास तौर से पेशवा, अमात्य और सुमंत के बारे में ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल अलर्ट और तैयार रहिए। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आज के 8वें प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि आज का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत गुरु नवीस अथवा चिटनिस क्या करते थे, का कर्तव्य क्या था। करे कि वह शासक के पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह आयोजन प्रबंधन करता था, वह वित्त मंत्री था, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि जो अष्टप्रधान व्यवस्था में थे वो गुरु और चिटनिस का अथवा चिटनिस का काम क्या था, आपको ये बताना है। अभी आपने अष्टप्रधान के बारे में चर्चा मैंने करके आपको बताया, उसमें पूछ रहा है कि उसमें गुरु नवीस या चिटनिस का क्या काम था। तो आपको बताना है कि वह शासक के पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह आयोजन करता था, आयोजन प्रबंधन करता था, वह वित्त मंत्री था, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो जरा इसके बारे में चर्चा करके आप लोग बताइए कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इसका काम क्या था। जरा सभी लोग इसका एक बार अच्छे से प्रश्न को देखें, अच्छे से प्रश्न देखने के बाद इसका उत्तर दें। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या मैं कर दूंगा और उस व्याख्या से आपको बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है। और संभवतः ऐसा प्रश्न कभी आपको भविष्य में पूछा जाएगा तो किसी प्रकार की गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। ध्यान देना, ये अष्टप्रधानों के मुख्य भाग में नहीं आएंगे, ध्यान देना है आपको। उससे इतर जाकर के आपसे पूछ रहा है, जो अष्टप्रधान में 8 पद जो थे ना, उसमें उसके मुख्य हिस्से का हिस्सा ये नहीं है। ये गुरु नवीस है, सुरु नवीस नहीं है। गुरु नवीस और श्री नवीस में अंतर है। उसी को चिटनिस के नाम से हम जानते थे। जरा आइए इसका उत्तर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है और उसमें आप देखेंगे कि इसमें इसकी क्या भूमिका निभाता था और किस प्रकार से
इनका योगदान इसमें था, इसके बारे में चर्चा करके मैं आपको बता देता हूँ। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए, फिर मैं भी आपको उत्तर दे देता हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सोचने समझने का पर्याप्त समय मिल चुका है। आप अपनी क्षमता को पूरा आंक चुके होंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या। आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूं और आपको उसकी व्याख्या करके आपको बताता हूं। क्या कह रहा है कि सूर्यनमित या चिटनिस के बारे में। इसमें अगर देखा जाए तो जो अष्टप्रधान थे, उस अष्टप्रधानों में अगर देखा जाए तो सूर्यनमित और चिटनिस का काम जो था वो पत्र व्यवहार में अगर देखा जाए तो उसका मदद करना था। एक प्रकार से आप कह सकते थे कि जो कलर के टाइप जो उनके हुआ करते थे या स्टोनो टाइप जो हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार के थे। यानी इसका मतलब है कि जितने भी पत्र व्यवहार होते थे और सारे पत्र व्यवहारों को अगर देखा जाए तो उन सारे पत्र व्यवहारों को लिपिबद्ध करके और उसको जो है कि सारे चीज़ के लिपिबद्ध करना और इसके बाद जो है कि उसको पत्र व्यवहार को व्यवस्थित रखना, जो सारा उत्तरदायित्व है इनके पास था। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि इस प्रकार की चीज़ों के प्रति जो उत्तरदायित्व था उस किसका था, चिटनिस का था। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो दो लोगों को, या तो कायस्थ आप देखेंगे, कायस्थों को, या तो आप देखेंगे कि इसमें ब्राह्मणों को मुख्यतः रखते थे और उसमें जो है कि चूँकि सारा जो लेखा जोखा और उसको रखने का जो उत्तरदायित्व था वो उन्हीं के ऊपर था। तो इसका मतलब ये है कि आज के 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर आपको मिला है उसका सही उत्तर क्या है? उसका सही उत्तर आपका है कि सूर्यनमित अथवा चिटनिस का जो काम है, वित्त मंत्री के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ वित्त मंत्री दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है कि आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश वो निरंतर कमीशन करता रहता है। आप उनकी जाल में आसानी से फंस जा, वो हमेशा जो है कि आपके प्रति कुछ ना कुछ जाल बुनता रहता है। आइए ज़रा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का 9th प्रश्न से क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। कह रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वजह की सही परिभाषा है। और वैसे मुझे लग रहा है कि शायद मुझे झलफला कुछ दूर से समझ में आ रहा है कि शायद मैं इसके बारे में एक बार व्याख्या कर चुका हूँ और शायद ये सवाल रिपीटेड है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। शायद रिपीटेड है तो आप लोग इसको ज़रा उत्तर दीजिएगा सोच समझ करके। अगर आया होगा तो भी ठीक, नहीं आया होगा तब भी ठीक। तो वजह के बारे में आपको बताना है कि वजह क्या चीज़ थी। उसमें कह रहा है कि पहली बात कह रहा है कि प्रांतीय गवर्नर की घुड़सवार की टुकड़ी थी, भू राजस्व अनुदान द्वारा देय वेतन था, करद सरदारों की सैन्य टुकड़ी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो आपको बताना है कि इसमें वजह का क्या अर्थ है। संभवतः आपको ये मुगल काल और सल्तनत काल में भी मिल जाएगा, दोनों जगह आपको इसके बारे में चर्चा आपसे मिलती है। तो वजह शायद हो सकता है कि महसूल के बारे में चर्चा मैंने किया था, लेकिन फिर भी वजह के बारे में आप ज़रा बताइए कि वजह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसकी सही परिभाषा क्या है। ज़रा सभी लोग एक बार उत्तर बताने की कोशिश करिए, फिर आपको मैं इसका उत्तर बताने की कोशिश करता हूँ कि वजह क्या थी। सभी लोग उत्तर बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए, सभी से। फिर से एक बार मैं उन बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं और वो आज जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि इसी नाम से स्टडी विद सक्सेस पॉइंट के नाम से, स्टडी विथ सक्सेस पॉइंट के नाम से आप देखेंगे, पॉइंट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उससे भी जुड़ना मत भूलिए। और उसमें जुड़ेंगे तो आते समय मैं वीडियो को शेयर कर देता हूँ, आपको नई चीज़ आपको इसमें मिलती चली जाएगी। आइए ज़रा आगे चलते हैं और इसका उत्तर में बताने की कोशिश करता हूँ। जो वजह था वो आप देखेंगे कि भू राजस्व अनुदान के रूप में जो देय वेतन था उसी को हम वजह के नाम से जानते हैं। तो आज के 9th प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, बी है। और जिन लोगों ने बी को उत्तर को दिया था उनका सही था। शेष का जो उत्तर है वो आप देखेंगे कि गलत था। आइए ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें
क्या है। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही सटीक उत्तर क्या है। करें कि मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे इब्राहिम खां गारदी, मीर हबीब, खांडेराव धमादे, कान्होजी आंगड़े। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर बताइए कि उस मराठों के तोपखाने का मुख्य व्यवस्था देखने का जो उत्तरदायित्व था वो किसके हाथ में था। 4 नाम महत्वपूर्ण आपको दिया गया है और चारों का एक अपना जो है कि मराठा सैन्य व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको इसके बताना है, चाहे वो इब्राहिम खां गारदी हो, हबीब तो उतना नहीं था, इसमें खांडेराव धमादे और कान्होजी आंगड़े, ये तीनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो जरा इसका उत्तर सब लोग सोचिए और मुझको बताइए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उसमें जो है कि किसकी भूमिका थी और क्या क्या इन्होंने भूमिका निभाई थी और उसमें तोपखाने का जो उत्तरदायित्व था वो किन के पास था। जो जरा एक बार सभी लोग सोचिए और सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें माजरा क्या था और कौन इसका तोपखाने के प्रमुख अधिकारी के रूप में उसमें आपको मराठों में मिलेगा। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए और इसके बाद जो कमी होगी उसको मैं पूरा कर दूंगा। तो आप लोग जो है कि सोच समझ के उत्तर दीजिए, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर जल्दबाजी आप करेंगे तो यही जल्दबाजी आप आगे भी करने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, इत्मीनान से उत्तर दीजिए। हम लोगों का समय है और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, चूँकि उसको अपने चरित्र का हिस्सा बनाइए। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर पर्याप्त आ चुका होगा, अब हमको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे कि मराठों के तोपखाने का मुख्य व्यवस्था कौन था, इब्राहिम खां गारदी था। और उसमें आप देखेंगे कि जब आप हम लोगों पेशवा पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये तीनों नाम एक बार फिर आएंगे और उसमें हम देखेंगे जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें आप देखेंगे कि उसमें तोपखाने के नेतृत्व के रूप में यही करेगा और देखेंगे कि भूख प्यास से लड़ते हुए ये अपनी जान को न्यौछावर करेगा। लेकिन बाद में कुछ मराठा सरदार विश्वासघात भी करते हैं मराठों के साथ, लेकिन ये क्या था, अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लड़ता रहा और उसमें जो है कि भूमिका इसको मिलेगी। जहाँ तक खांडेराव धमादे और इसके बाद कान्होजी आंगड़े हैं तो उनके बारे में चर्चा भी उस समय मैं आपको जब पेशवा पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा आपको कि कितने योग्य व्यक्ति ये दोनों थे। रह गई बात कि जैसे आज देखते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर कितनी जो है कि हमारे राजनेता प्रपंच गढ़ते रहते हैं और मराठों के नाम पर हिंदू धर्मोद्धारक और गौरक्षक और इस प्रकार की बात लेके चलते हैं। अब सोचिए कि राजनीति कितनी खतरनाक है कि उस समय आप देख रहे हैं कि इब्राहिम खां गारदी जो आप देखेंगे मराठों के तोपखाने के प्रमुख रूप में काम कर रहा है। इसलिए हमको इतिहास यह भी सिखाता है कि इन राजनेताओं के प्रपंच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना इस देश में अपना एक अलग मुकाम है। अभी आपने इसके पहले में पढ़ाया था आपको और आपने देखा था हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान हैं। अगर मान सिंह अकबर की तरफ से है, इसके बाद जो कि आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से आप देखेंगे हकीम खान सूर है। तो इसका मतलब है कि इन राजनेताओं के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। इतिहास हमको बताता है कि ये इसी प्रकार की चीज़ हिंदू मुसलमान करके क्या करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं आपसे, बस खाली अपनी रोटी सेकेंगे वो। तो इसलिए उससे बचने की कोशिश करिए और इसमें देखिए कि ये इतिहास हमको क्या क्या सिखा रहा है। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आज के अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और 11वां प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि आपसे कि हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था, यानी अब इसका मतलब हम लोग मॉडर्न में एंट्री कर गए हैं और मॉडर्न में एंट्री करते समय आप देख रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी यानी डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उस हड़प नीति में कौन सा ऐसा राज्य था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उसको जो है कि आप देखेंगे कि हड़प नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। पहली कह रहा कि अवध, दूसरा कह रहा कि झांसी, तीसरा कह रहा कि सतारा, चौथा कह रहा कि नागपुर। तो जरा इसका सभी लोग आप लोग बताने की कोशिश करिए और देखिए कि इसमें कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें आप देखेंगे कि उनको जो है कि हड़प नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था। ठीक है, तो जरा इसका उत्तर देखिए
इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो सभी लोग इसको देखिए, अपना उत्तर बताइए, फिर हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, सभी लोग उत्तर बताएं, सभी लोग। इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उत्तर दीजिए। उत्तर दे करके अपने आप को इसको संतुलित करने की कोशिश करिए। तो सभी लोग इत्मीनान से करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या है। चलिए, मुझे लग रहा है कि आ गया होगा उत्तर आप लोगों का, और अधिकांश लोगों का उत्तर बिल्कुल सही भी होगा। इसमें क्या है कि इसमें सबसे सटीक उत्तर आपका है अवध। और ये 3 राज्य जो है, इसके पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 1848 में आप देखेंगे, नागपुर को 1853-54 में आप देखेंगे, 1854 में 53-54 में इनको भी देखेंगे। तो इसका मतलब देखिए, पहले नागपुर का विलय किया गया था, ध्यान देना आपको है। 53 में प्रतापगढ़ गया, 54 में कर लिया गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसका मतलब ये कि अगर इसमें हम लोग समझें और देखने की कोशिश करें तो अवध को जो है कि 1856 में इसको विलय किया गया। माजरा क्या था कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ के शासक थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की चर्चा हम करते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि वाजिद अली शाह, चूंकि इनके शासनकाल में आप देखेंगे कि अवध में कुप्रशासन था, और इन पर रिपोर्ट देने के लिए स्लीमैन को भेजा गया, और स्लीमैन ने इस पर रिपोर्ट लगाई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि साहब, अवध में व्यापक पैमाने पर, यानी किसको, डलहौजी को इसने रिपोर्ट दी। डलहौजी को क्या किया, इसने रिपोर्ट किया, और उसने कहा कि मैं जब यहाँ पर जांच किया तो जांच के बाद इसमें इस बात को मिला कि यहाँ पर जो है कि व्यापक पैमाने पर कुप्रशासन है। यानी इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। लेकिन श्रीमान, मैं आपको आश्वासन देता हूँ या आपसे गुजारिश करता हूँ कि अवध को साम्राज्य में विलय मत करिए। क्योंकि अवध जो है कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा सपोर्टर था। एक प्रकार से आप कहो तो एक प्रकार से सोने की बोरी था। जब इनको मद आता था, हाथ डालते थे, सोना निकाल लेते थे, और इसके बाद अपनी व्यवस्थाओं को आगे चलाते रहते थे। तो पहली बात ये है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आउटरम को नियुक्त किया गया, और आउटरम ने भी इनको क्या क्या की रिपोर्ट दिया। आउटरम ने इनको रिपोर्ट दिया, और उन्होंने भी यही रिपोर्ट बताई और कहा कि श्रीमान, यहाँ पर घोर कुप्रशासन है, और मैं कहता हूँ कि आप इसको विलय करिए। फिर इसके बाद एक प्राइवेट रिपोर्ट आती है जिसको हैबर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। हैबर रिपोर्ट के नाम से आती है। फिर इसके बाद देखिए, जब तीनों रिपोर्ट आ जाती है तो तीनों रिपोर्ट के आने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर अब अवध का विलय नहीं किया तो मैं ईश्वर और इंसान दोनों की निगाह में गिर जाऊंगा, और इसका मतलब है कि मुझे इसको साम्राज्य में, कंपनी के साम्राज्य में विलय करना ही पड़ेगा। और उसी बात को ध्यान में रख करके उसने 1856 में क्या किया, इसको विलय कर लिया। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, एक कम से कम प्रक्रिया को फॉलो किया था। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और आज के 12वें प्रश्न पर देखते हैं, और देखते हैं कि 12वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अब कह रहे हैं कि शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि आपको उर्दू को संरक्षण प्रदान करने की बात आपसे कर रहा है। तो किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था, जहांगीर के काल में हुआ था, औरंगजेब के काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था, ये आपको बताना है। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी उत्तर देने की कोशिश करिए, सभी लोग। इसका मतलब है कि आप लोग सोच समझ लिए होंगे, सोच समझ के आप लोगों ने उत्तर दिया होगा।
और इसमें मेरा ख्याल है कि अधिकांश लोगों का उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे उर्दू का जो विकास हुआ था, ये पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला साहब। तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अगर आप देखेंगे तो उर्दू का बड़ी तेजी के साथ विकास है। माजरा क्या था? माजरा ये था कि इसको हम जो उर्दू थी उसको आप देखोगे तो उर्दू का विकास तो वैसे दिल्ली सल्तनत में ही हो गया था। दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे तो उर्दू एक नई भाषा के रूप में, यानी हिंदी और इसके बाद फारसी से मिल करके एक बनी। और मुख्यतः ये जो भाषा थी वो सैन्य छावनी की भाषा थी और यहाँ पर इसको बोला जाता था। फिर बाद में आप देखेंगे कि इसको हिंदवी के नाम से जानते हैं, हिंदवी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम दक्कनी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछा गया, दक्कनी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे डेवलपमेंट करती है और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के काल में आकर के देखेंगे इसको हम जुबान ए रेख्ता के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है कि रेख्ता की भाषा, तो उर्दू थी वो। अब आपसे पूछता है कि जो शमसुद्दीन बली दक्कनी थे, शमसुद्दीन बली दक्कनी को इसने क्या किया था? दक्कनी को अपने दरबार में बुलाया और उसको जो है कि उर्दू के विकास के लिए इसमें क्या किया था? एक महत्वपूर्ण, उर्दू के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप देखोगे तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में आकर के यह उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, शमसुद्दीन बली दक्कनी को बुलाया गया और इसके बाद देखेंगे कि जो है कि उर्दू के विकास का उत्तरदायित्व तो इनके ऊपर सौंपा गया। तो आज के ब्रह्मे प्रश्न का जो सही उत्तर था वो आपको डी था, मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 13वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। यानी आपको बताना है कि पुर्तगाली राज्य को संस्थापित करने का काम किसने किया था? वास्को डी गामा ने, पेत्रा अल्वारेज कैम्ब्राल ने, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, सालाजार ने किया था। तो जरा इसका उत्तर सोचिए और सोच समझ के आप लोग उत्तर मुझको दीजिए कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। और इसके बाद मैं आपको इनके बारे में चर्चा करके आपको बताता हूँ कि क्यों इनको संस्थापक के रूप में आप इनको मानेंगे। तो जरा सभी लोग एक बार सोचिए और सोच करके मुझे उत्तर दीजिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर क्या है। और इसके बाद फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस हमारे चैनल में स्टडी विद सक्सेस पॉइंट्स में जुड़े हुए हैं, अगर कोई बच्चा नया है तो मैं उस बच्चे से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करें। क्योंकि अगर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्रिप्शन से आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आगे जो है कि इसको जितने जो भी प्रश्न ऐसे आएंगे, एक जो लक्ष्य हम लोगों का कि जो आगे PCS, UP PCS और इसके बाद जो कि BPSC और इसके बाद समीक्षा अधिकारी का है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग कर पाएँ ताकि अधिक से अधिक आपको जो है कि लाभ इसको मिल पाए। और अभी मैं जो है कि बीच में आप देखते हैं कि थ्योरी की क्लास भी लेता रहता हूँ, तो उस थ्योरी की क्लास में आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। अब आइए मैं इसका उत्तर देता हूँ कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क इसका क्या है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क इसका सही उत्तर है। आइए जरा देखते हैं कि वैसे आप देखेंगे चूंकि लंबी थ्योरी है वास्को डी गामा के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक महत्वपूर्ण जो है कि आप देखेंगे कि मैंने उसमें वीडियो बनाई है सिर्फ वास्को डी गामा पे। जो पहली वीडियो थी स्टडी विद सक्सेस पॉइंट की, वो इसी पर है। तो अगर आप वास्को डी गामा के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जैसे कि यह कब चला था पुर्तगाल से, किसके शासन काल में चला था, कब चला था, किसके शासन काल में चला था, किस रास्ते का प्रयोग किया था, किस रास्ते का प्रयोग किया था, कौन कौन जहाज उसके दल में थे, जहाज उसके दल में थे, कौन उसके साथ मतलब है कि एडमिरल के रूप में था यानी नौसैनिक अधिकारी के
मिरर के रूप में था। अगर इस प्रकार की गंभीर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मैंने पहली क्लास ली है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल है, जाकर के वहाँ देखिए। और विस्तार से वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था, कब कब आया था, क्या किया था, कितनी बार भारत आया था, ये सारी जानकारी अगर वास्को डी गामा के बारे में जानना चाहते हैं गंभीर से, तो आप जाकर के वहाँ वीडियो जरूर देखें। वहाँ सारी चीज़ें आपको मिली कि कब चला था, कैसे चला था, कितनी समस्याओं का सामना किया, किनको किनको क्या किससे किया था, कैसे फिर वो जमहूरी दरबार में पहुंचा, फिर कब गया, क्या क्या उसको वहाँ पर मिला था, ये सारी चीज़ों की चर्चा मैंने किया है पहली वीडियो में। तो जो भी बच्चा आज जुड़ा हुआ है उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि जाकर के आप पहली वीडियो जरूर देखें, वहाँ से वास्को डी गामा के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। पेत्रा अल्वारेज कैब्रल को आप देखें कि पहले वायसराय बन के आते हैं, लेकिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व है अल्फांसो द अबूकर के ऊपर थे। आप देखेंगे कि यह 1509 में आता है और इसके बाद देखेंगे 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ से इसने क्या किया कि गोवा को इसने छीन लिया। गोवा को इसने क्या किया, गोवा को इसने छीना। और इसके बाद आप देखेंगे कि आगे चल करके ओरमुज बंदरगाह से लेकर के ओरमुज जल संधि से लेकर के सारे क्षेत्रों पर उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण रो है। मुसलमानों के साथ इसका बड़ा 36 का आंकड़ा था। और इसके बाद आप देखें कि 36 आंकड़ा के बाद अगर देखा जाए तो इसने जो है कि भारतवर्ष में जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसको स्थापित करने का काम किया था। हिंदुओं के प्रति इसका दृष्टिकोण थोड़ा लचीला था, क्योंकि प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था, मुसलमान थे। मुसलमानों के प्रति इसका थोड़ा कठोर रवैया था। जब आपको पढ़ाऊंगा पुर्तगाली तो वहाँ पर इनके बारे में विस्तार से चर्चा करके आपको बताऊंगा। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का 14वां प्रश्न से क्या करा कि सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेदशालाओं में से वेदशाला नहीं है, वेदशाला है, वेदशालाओं में से एक थी आगरा में, उज्जैन में, इंदौर में, जोधपुर में। जरा सभी लोग इसके बारे में सोचें और इसके बारे में बताएं कि सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित जो वेदशाला थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। आगरा में की गई थी, उज्जैन में की गई थी, इंदौर में की गई है कि जोधपुर में की गई है। तो सभी लोग इसका उत्तर बताएं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सवाई राजा जय सिंह ने कहाँ कहाँ पर वेदशालाओं को स्थापित किया था। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे बार बार आपको मिलेंगे। अगर मैं जो 5 इसकी वेदशालाएं हैं, इन 5 वेदशालाओं की अगर चर्चा आपसे कर दूंगा तो आपको पूरा का पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा सभी लोग इसका उत्तर बताएं और इसका उत्तर बताएंगे तो मैं इसकी व्याख्या करके आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पर है और कैसे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग देखें, इसका उत्तर बताएं। फिर इसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ कि इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि इसका सही सटीक उत्तर क्या है। ठीक है, सभी लोग देखिए, सभी लोग, और जल्दी उत्तर करें। आप लोग जल्दी करेंगे तभी मैं इसकी व्याख्या करके आपको बता दूंगा कि इसका सबसे सही सटीक उत्तर क्या है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर आ गया होगा। अगर आ रहा है तब तो धन से आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ लगाएं यार, आगरा में लगाएं, जोधपुर में लगाएं, इंदौर में लगाएं, उज्जैन में लगाएं। उज्जैन से कोई इनका दूर दूर का वास्ता दिख नहीं रहा है, होगा तो इसी कहीं में। तो आइए मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि इसने जो है कि सवाई राजा जय सिंह ने 5 जगह वेदशालाओं को स्थापित किया था। तो इसका सही और सटीक जो उत्तर है वो आपका उज्जैन है। आइए जरा देखते हैं कि सवाई राजा जय सिंह ने कहाँ कहाँ पर 5 स्थानों पर इन्होंने क्या किया था। स्थानों पर आप देखेंगे कि वेदशाला इसने स्थापित किया था। कहाँ कहाँ पर? पहली है आपकी दिल्ली, दूसरी है आपकी जयपुर, तीसरा है आपका उज्जैन, चौथा है आपकी मथुरा और 5वां है आपका वाराणसी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो खगोल क्षेत्र का एक बहुत जाना माना नाम है और इसने जो है कि तकनीकी के क्षेत्र में इसने 5 जगह इसने वेदशाला को स्थापित किया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि 5 जगह इसने वेदशाला स्थापित किया था।
उसी में से एक उठाता है। हो सकता है कि कभी अब आपसे ऐसे भी पूछ ले कि निम्नलिखित में से 4 स्थान उसमें दे देगा, पूछेगा कहाँ पर उसने वेधशाला स्थापित नहीं की थी, उसी में आपको इंदौर, आगरा जो है कि दे देगा। और इसके बाद जो है कि आपको खाली आपको राजस्थान में जयपुर पकड़ना है, ठीक है, जयपुर में किया था। और शेष आपका जो उत्तर आप देखोगे, इसका उत्तर आपका ए होगा। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 15वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि 15वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या है। कह रहा, भारत से इंग्लैंड के लिए धन निष्कासन के लिए किसके बाद हुआ था। इसका मतलब ये है कि यह प्रश्न आपका रिपीटेड है और यह प्रश्न का उत्तर मैं इसके पहले आपसे दे चुका हूं। तो मेरा ख्याल है कि इसका उत्तर तो सब लोग ही बता देंगे, चूँकि अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा, चूँकि मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न जो आपको मिला है वो संभवतः मुझे लग रहा है कि जो आपको प्रश्न ए मिलना चाहिए, ये संभवतः आपको 25 या 26 तारीख में आपको मिला होगा, ठीक है। तो उसमें से वहीं से प्रश्न आपको क्या किया गया है, ये रिपीट किया गया है, तो इसका उत्तर आपको इसका मिल गया होगा। इसमें जो है कि आप देखेंगे कि उसकी व्याख्या मैं करके बता चुका हूँ। और इसका जो दीवानी जब उन्होंने प्राप्त किया था, तो दीवानी के बाद ही आरसी दत्त से लेकर के जितने भी इतिहासकार थे, सारे इतिहासकारों ने इस बात की चर्चा की है कि इसमें आप देखेंगे कि इसके बारे में सवाल आपको बता चुका हूँ, तो इस पर टाइम जाया करने की हमको ज़रूरत नहीं है। 25 तारीख को ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार हम लोगों को रिपीट हुआ है। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आज के 16वें सवाल पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। 16वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रायोजन किसकी रक्षा करना था। यानी जो जब यूरोपीय कंपनियां आती थी, तो यूरोपीय कंपनियां आकर के जब यहाँ दुर्गों का निर्माण कराती थी, तो जो आप कहते हैं ना कि फैक्ट्री स्थापित किया था, वो फैक्ट्री में क्या होता था। वो कह रहे हैं कि पहली बात है कि व्यापारिक स्थल जहाँ पर कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे उसको फैक्ट्री कहते थे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वस्तुओं के उत्पादन केंद्र थे, यानी इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था और फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बना करके उसको बेचा जाता था। तीसरी करें कि यूरोप में भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की है, यानी जो जितने भी वहाँ पर वस्तुएं कमोडिटी रखी जाती थी गोदाम के रूप में जो यूज किया उसका है। करे कि उपयुक्त में से कोई नहीं था, यानी तीनों में से कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो जरा एक बार हमको उत्तर आप इसका बताइए कि 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है उसमें क्या है और किसका प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। तो जरा एक बार हमको बताइए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। सोचिए समझिए, दुर्ग या फैक्ट्री के रूप में, फैक्ट्री जो कहते थे ना कि अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित थी, फैक्ट्री किसका प्रतिनिधित्व करती थी, यही आपको बताना है। तो जरा सभी लोग इसको बताएं, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, सभी लोग तड़ातड़ बताइए, ताकि मैं जल्दी से जो आपका सेशन है उस सेशन को हम लोग एक मुकाम तक पहुंचा पाएं, ठीक है। तो सभी लोग जरा इसका उत्तर बताइए। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का उत्तर आ चुका होगा। अब समय मेरा है, मैं बताता हूं किसका क्या है। इसमें आप देखेंगे तो जो उस समय की इनके माल गोदाम हुआ करते थे उन्हें को फैक्ट्री के नाम से जानते थे। माजरा क्या था कि जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, इस यूरोपीय कंपनियों में आप देखेंगे क्योंकि पूरब के साथ व्यापार करने के लिए क्या थे, व्यापार करने के लिए आतुर थे। और उसमें आप देखेंगे जब अपने व्यापार करने के परिप्रेक्ष्य में आतुर थे तो अपने माल को लेकर के क्या करते थे, माल लेकर के वो आते थे, क्योंकि अभी यहाँ प्रोडक्शन तो कुछ करते नहीं थे। तो माल लेकर के जब आते थे तो माल को रखने के लिए गोदाम चाहिए कि नहीं चाहिए, इनको गोदाम इनको चाहिए। तो जहाँ पर माल लेकर के रखते थे और वहीं से उस माल को लेकर के क्या करते थे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे। विभिन्न जो क्षेत्र थे उन विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे और विभिन्न क्षेत्रों में जा करके वहाँ क्या करते थे कि अपने सामान को बेचते थे। तो जहाँ पर ये माल रखे जाते थे, जो गोदाम हुआ करता था, उसी को इस काल में फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं। तो आज के 16वें प्रश्न का उत्तर सही क्या था, सी था। तो अब आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। जरा आइए हम लोग
17वें प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि 17वां प्रश्न हमसे क्या करा है और इसका सही उत्तर क्या है। कह रहे हैं कि अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा होता था 1/4वां हिस्सा, 1/11वां हिस्सा, 1/6वां हिस्सा, 1/2वां हिस्सा। अब आपको बताना है अस्थाई बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त में आपको बताना, वैसे ये भी प्रश्न रिपीटेड है और रिपीटेड नहीं होगा तो मैं कम से कम आपको इतना बता दिया होगा व्याख्या करते समय कि इसमें कंपनी और जमींदारों का क्या हिस्सा था। जब कार्नवालिस भारतवर्ष आता है और उसको अस्थाई बंदोबस्त उसको मिलता है, या कंपनी को जब वो ब्रिटेन से चलता है तो उसको दिया जाता है कि कंपनी के आय को निश्चित कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आता है तो वो कंपनी की आय को निश्चित कर देता है। तो ज़रा सभी लोग हमको बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। वैसे इसमें अधिकांश लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए, सोच समझ के बताइएगा। हमारा ख्याल है कि आपका सही उत्तर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अभी जरा मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ, उत्तर अब आपका आ गया होगा। इसमें 1/11वां हिस्सा आपको मिलता था। जब आप देखेंगे कार्नवालिस भारत आता है, कार्नवालिस जब भारतवर्ष आता है तो कार्नवालिस के भारतवर्ष आने के बाद आप देखेंगे कि इसने आकर के 1790 में एक व्यवस्था को लागू करता है। 1793 में आप देखेंगे इसको अस्थाई कर देता है और इसको कार्नवालिस के अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है कि पूरा भूराजस्व का 10/11 भाग एक किसकी होती थी, कंपनी को होती थी, और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। यानी जमींदार क्या करता था, वसूलता था, वसूल को कंपनी को देता था, तो उसमें से 10 भाग कंपनी अपने पास रखती थी और 1/11 भाग जमींदार को देती थी। और यही बाद में चल करके देखेंगे सूर्यास्त सिद्धांत आता था और इसके बाद आप देखेंगे कि अगर कोई जमींदार टाइम से पैसा नहीं जमा करता था तो उससे उसको ले लिया जाता था और वो किसी दूसरे को नीलाम कर दी जाती थी। आइए ज़रा आगे चलते हैं और इसमें जो है कि आज का अंतिम प्रश्न आपका है और आपको बताना है अंतिम प्रश्न में कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। करें कि मद्रास में रैयतबाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रति स्थापक थे कार्नवालिस, विंगेट, क्लाइव और मुनरो। आपको पूछ रहा है कि मद्रास की बात कर रहा है। मद्रास में आप देखेंगे कि रैयतबाड़ी भूमि व्यवस्था के प्रतिस्थापक कौन थे। आपको सोचना है और आपको सोच समझ के इसका उत्तर देना है, फिर बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। आपका जब उत्तर आ जाएगा तो मैं आपको इसको बता दूंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, सभी लोग जरा इसके बारे में बताइए। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न का सोच समझ के आप लोग उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद में चल करके मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा और जितनी भी चीज़ें आपको रैयतबाड़ी व्यवस्था से है वो आपको अपने आप उससे पर्दा उठ जाएगा और उसका सही और सटीक उत्तर भी आपके पास आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सभी बच्चे जो रैयतबाड़ी के बारे में जानते होंगे वो अपना उत्तर दे चुके होंगे। आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पहले आपने क्या देखा कि अस्थाई बंदोबस्त चल रहा था, दक्षिण में कोई जमींदार था नहीं, तो कार्नवालिस के सामने अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार की समस्या थी। लेकिन उस समय आप देखेंगे 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं। एक तो आप देखेंगे कि बम्बई है, दूसरी मद्रास है, तीसरी कलकत्ता है। कलकत्ता को पावर था। इसी समय देखेंगे कि जो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी वो 1792 ईस्वी में आप देखेंगे कर्नल रीड ने 12 महल जिले में आप देखेंगे इसको लागू किया था। कर्नल रीड ने इसको लागू किया था और इसके बाद आप देखेंगे जब इसका जो है कि विश्वास उठ जाता है तो इसके विश्वास के उठने के बाद आप देखेंगे कि टॉमस मुनरो जो कि किसका था, कर्नल रीड का शिष्य था, उसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और आप देखेंगे कि पहले तो वहाँ के डीएम की हैसियत से, फिर इसके बाद वहाँ के गवर्नर की हैसियत से और आप कहेंगे कि 1819 और 20 में इसको लागू किया। फिर इसके बाद जो है कि आप देखेंगे जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसमें आप देखेंगे कि इस व्यवस्था को लागू करने का काम एल्फिंस्टन ने किया था।
इसका मतलब ये है कि पहले कर्नल रीड 92 में, लेकिन आप सब मद्रास में रजवाड़ी व्यवस्था बंद को प्रतिस्थापित, तो उसके बाद आप देखेंगे शुरुआत किसने किया था, कर्नल रीड ने। लेकिन टॉमस मुनरो, यहाँ दिया है मुनरो, टॉमस मुनरो पूरा इसका नाम है। इसने पहले डीएम की हैसियत से, कलेक्टर की हैसियत से, फिर बाद में जब गवर्नर बना तो उसको व्यवस्थित तरीके से लागू करने का काम किया था। अगर आपसे पूछे कि बम्बई प्रेसिडेंसी में रैतबाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो आप कहेंगे एल्फिंस्टन ने लागू किया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आज का यह सेशन आपका समाप्त हुआ। बहुत आनंद आप लोगों को आया होगा। तो मेरा ख्याल है कि इतने आनंद को प्राप्त करने के लिए आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को भेजते रहें, क्योंकि जो हम लोग मिल करके जिस अभियान की शुरुआत किए हैं उसको अंतिम मुकाम तक जब हम पहुंचा लेंगे तभी हम लोगों को चैन से बैठना। कंटिन्यूस क्लास इसी प्रकार से कल भी इसी टाइम पर आपको एक क्लास मिलेगी और उसमें जुड़ना मत भूलिए। सभी लोग अपने अपने ज्ञान और तजुर्बे को उसमें यूज करिए और उसका जो है कि एक प्रकार से टेस्ट दीजिए। और अगर आप गलती होती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि गलती इंसान से होती अब से हो गई है, और उसको सुधार करिए और आप आगे बढ़िए। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि अब आपसे विराम लेना चाहता हूं और आप लोगों से अब विदा लेना चाहता हूं। तो आप लोग इसी प्रकार से चैनल को देखते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो अब यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।